नमस्कार दोस्तों 9 साल बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इजराइल विजिट पर जा रहे हैं। आज और कल वो इजराइल में रहेंगे, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होने वाली है वो नेतन्याहू चाहते हैं कि भारत हेक्सागन ऑफ अलायंसेज में शामिल हो। आप देख सकते हो खबर, इनसाइड नेतन्याहूज हेक्सागन ऑफ अलायंसेज एंड व्हाई ही वांट्स इंडिया इन इट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये जो विजिट है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हेक्सागन ऑफ अलायंसेज है क्या एग्जैक्टली, नेतन्याहू चाहते क्या, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2026, 27, 28 कोई भी साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, हमारे हर एक बैच अवेलेबल है। जैसे 2027, 28 के लिए प्रतिज्ञा बैच आप ले सकते हो, जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया, और स्पेशली अभी 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, और ये फोन नंबर है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं भारत और इजराइल के रिलेशंस को। ध्यान रखिएगा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस फॉर्मल तरीके से भारत और इजराइल के बीच में 1992 में जाकर स्टैब्लिश हुआ था। ऑल्दो भारत ने इजराइल को पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया था, लेकिन जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है, जैसे हम एम्बेसीज वगैरह ओपन करते हैं, वो 1992 में जाकर हुआ था। और कई दशकों से अगर आप देखोगे तो यहां पर जो रिलेशंस है भारत और इजराइल के बीच में, वो काफी कॉशियस था, स्पेशली क्योंकि आप सब जानते हो भारत जो है पैलेस्टीन को सपोर्ट करता आ रहा था। मतलब हम टू स्टेट थियरी पर बिलीव करते थे, आज भी करते हैं कि टू स्टेट थियरी होना चाहिए, पैलेस्टीन भी होना चाहिए और इजराइल भी होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक मेजर शिफ्ट आता है, और स्पेशली 2017 में पीएम मोदी इजराइल पर गए थे, इजराइल दौरे पर गए थे, और तब जाकर दोनों देश का जो रिलेशंस है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुआ। और उसके बाद से लगातार आप देखोगे हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक फील्ड के अंदर जो कोऑपरेशन है वो बढ़ता ही गया है, चाहे वो डिफेंस हो, इंटेलिजेंस हो, एग्रीकल्चर हो, वाटर मैनेजमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो, हर एक चीज में। और इसीलिए 2026 का ये जो विजिट है 9 साल बाद, ये इतना ज्यादा मायने बताया जा रहा है क्योंकि ये फर्दर एनहांस होने वाला है। अच्छा, यहां पर अगर हम दोनों देश के रिलेशंस के कोर पिलर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है डिफेंस पार्टनर के तौर पर, क्योंकि इजराइल हैज बिकम वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस सप्लायर। यहां पर आप सब जानते हैं कि भारत जो है बहुत सारी चीजें लेता है इजराइल से, चाहे वो ड्रोन है, यूएवी सिस्टम हो गया, मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गया, सर्वेलेंस बॉर्डर मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी हो गई, रडार और एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो गया। तो इंडिया हैज बीन अमंग द बिगेस्ट बायर्स ऑफ इजरायली डिफेंस इक्विपमेंट, और इसीलिए इजराइल भी चाहता है ना, क्योंकि उसको भी पैसे चाहिए और वो भी यहां पर भारत के साथ रिलेशंस बेटर रखना चाहता है। 2026 का ये जो विजिट है पीएम मोदी का, वो और भी कई चीजों को स्ट्रेंथन करेगा, जैसे इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गया, ज्वाइंट वेपन्स डेवलपमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया भारत को जो मिलेगा, को प्रोडक्शन हो गया। मतलब आप इसमें एक मेजर शिफ्ट देखोगे। पहले क्या चीजें होती थी कि एक बायर सेलर का रिलेशन होता था कि हम यहां पर इजराइल से कई चीजें खरीदते थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से चेंज होने वाला है। ये डीपर स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप आप कह सकते हो, जहां पर हम प्रोडक्शन की बात करें, जहां पर हम ज्वाइंट वेपन डेवलपमेंट की बात करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करें। तो दैट इज वाई 2026 का जो विजिट है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां पर रीजनल जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी समझिए, क्योंकि ये जो विजिट है वो तब हो रहा है, पहला विजिट है गाजा वॉर स्टार्ट होने के बाद। 2023 अक्टूबर में आप सबको पता होगा कि हमास ने अटैक स्टार्ट किया इजराइल के ऊपर, और उसके बाद से जो है काफी कुछ हुआ है। और इनफैक्ट आपको याद होगा भारत का जो पोजीशन है वो काफी बैलेंस तरीके से रहा है। हमने 7 अक्टूबर का जो अटैक था, टेरर अटैक था इजरायलियों के ऊपर, उसको कंडेम किया है। साथ ही साथ यहां पर जो सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं, चाहे वो गाजा में हो, कहीं पर भी हो, उसको हमने कंसर्न रेज किया उसको लेकर। और जो टू स्टेट सोल्यूशन है उसका सपोर्ट अभी भी भारत करता है। मतलब ये जो विजिट है वो अगेन दिखाता है कि भारत का जो कमिटमेंट है कि रीजनल टेंशन के बावजूद भी हम एंगेज कर सकते हैं अलग अलग देशों को, वो आपको देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है डीहाइफनेशन की पॉलिसी। देखो, पहले मैं आपको बताऊं क्या होता था कि अगर हम इजराइल को एक कॉल कर रहे हैं ना, तो हम पैलेस्टीन को भी एक कॉल करते थे। अगर मान लो अगर विजिट जा रहा है, भारत से कोई ऑफिशियल जा रहा है इजराइल, तो वो पैलेस्टीन भी जाता था। तो हमेशा उसको एक साथ देखा जाता था ताकि पैलेस्टीन को नाराज ना करें, किसी और देश को नाराज ना करें। लेकिन अब हमने इसको कंप्लीटली सेपरेट कर दिया है। मतलब हमने कहा है कि देखो, हम इजराइल के साथ रिलेशंस इंडिपेंडेंटली हैंडल करेंगे और पैलेस्टीन के साथ भी सेपरेटली हैंडल करेंगे, हम दोनों को मिक्स नहीं करना चाहते। तो ये एक बड़ी पॉलिसी शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा भारत के द्वारा। अच्छा, यहां पर इसका डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि पीएम मोदी जी जा रहे हैं इजराइल, जो है वो यहां पर इजराइल की जो पार्लियामेंट है
केनेसेट, उसको भी एड्रेस करेंगे। अब उसको लेकर भी कुछ इश्यूज आ रहा था, वो इजराइल का अपना डोमेस्टिक मामला है, क्योंकि वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है वो कह रही थी हम बॉयकॉट कर देंगे क्योंकि चीफ जस्टिस को नहीं बुलाया गया। मतलब वो उनका डोमेस्टिक मैटर है, इससे भारत का लेना देना नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें जो है रिजॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर पर्सनल लीडरशिप की भी डिप्लोमेसी आप सब जानती हो कि नेतन्याहू और पीएम मोदी के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा आपको क्लोजनेस देखने को मिलेगा। लगातार कम्युनिकेशन करते रहते हैं। जैसे अब मुझे याद है कि जब पीएम मोदी और जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके बीच में चीज़ें नहीं सही से जा रही थी, भारत के साथ रिलेशंस खराब हो रहे थे, तब भी यहाँ पर नेतन्याहू ने पब्लिकली बोला था कि मैं पीएम मोदी से बात करूंगा और बताऊंगा कैसे डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको लगातार देखने को मिलेंगी, मतलब काफ़ी क्लोज रिलेशन है पीएम मोदी और नेतन्याहू का। अच्छा, यहाँ पर अब हम आते हैं हेक्सागन ऑफ अलायंसेस को लेकर। क्या है कि एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है जहां पर 6 स्ट्रैटेजिक पार्टनर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप सब जानते हो, हेक्सागन की जब हम बात करते हैं तो 6 नॉट्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये 6 जो है आपको स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं यहाँ पर, एंड दे आर इंटरकनेक्टेड नॉट्स। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से किसी एक पार्टनर को कहीं और से उठा कर लिया, नहीं। ये जो 6 पार्टनर्स बनेंगे इस हेक्सागन ऑफ अलायंसेस में, वो इंटरकनेक्टेड होंगे आपस में कहीं ना कहीं। तो जैसे ज्योमेट्रिक हेक्सागन, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, कुछ इस प्रकार से इजराइल चाहता है कि बनाया जाए। मतलब ये बैलेंस को दिखाएगा, कोऑर्डिनेशन को दिखाएगा और मल्टी डायरेक्शनल कोऑपरेशन को दिखाएगा। ये जो हेक्सागन ऑफ अलायंसेस नेतन्याहू चाहते हैं बनाना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है समझिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिटी कोऑपरेशन को और ज्यादा मजबूत करना, जो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी है आपस में उसको और ज्यादा एक्सपैंड करना, जो रीजनल फोर्सेस जो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, स्पेशली आप सब जानते हो कि पैलेस्टीन को लेकर और बाकी की जो अब कुछ अरब कंट्रीज हैं तो उनके साथ नहीं बनती है इसराइल की, तो उसको कैसे काउंटर किया जाए। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रेडिशनल वेस्टर्न अलायंसेस हैं उससे बियॉन्ड जाना। इजराइल जो है काफ़ी हद तक आप सब जानते हो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, तो थोड़ा बहुत उसको थोड़ा सा अलग करके जो है बियॉन्ड जाना चाहता है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो एशिया हो गया, स्पेशली भारत, यहाँ पर मिडिल ईस्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है, और मेडिटेरेनियन वाला रीजन हो गया, इसको यहाँ पर इंटरकनेक्ट करना, ठीक है, तो वो यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। सो इट इज एनविजन्ड एज नेटवर्क अलायंस मॉडल। मतलब रिजिड मिलिट्री ब्लॉक नहीं होगा, मतलब एक नेटवर्क टाइप का अलायंस जो है वो नेतन्याहू चाहते हैं बनाना, इसी को हेक्सागन ऑफ अलायंसेस बोला जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि नेतन्याहू अभी इसको क्यों पुश कर रहे हैं, इसके पीछे की डायनामिक समझिए। क्या है कि यहाँ पर जो रीजनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। क्या है कि इसराइल जो है उसको काफ़ी सारे इश्यूज फेस करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ईरान के साथ जो टेंशन चल रही है, अब मान लो कभी भी अमेरिका अगर ईरान के ऊपर अटैक करता है तो ईरान क्या करेगा, अल्टीमेटली इसराइल के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पर जो फ्रिक्शन है टर्की के साथ वो भी देखने को मिल रहा है, और जो रीजनल इंस्टेबिलिटी है बिकॉज ऑफ गाजा कॉन्फ्लिक्ट, वो सब कुछ आपको देखने को मिल रही है। तो नेतन्याहू कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ऐसा कोलिशन बनाया जाए ताकि जो इसराइल का आइसोलेशन में भी हो सकता है उसको रोका जा सके, डिप्लोमेटिक डेप्थ जो है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, और जो डिपेंडेंसी एक सिंगल ग्लोबल पावर पर उसको रिड्यूस किया जाए। मैं आपको यूएस का एग्जांपल बता रहा था ना कि इसराइल ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उससे कहीं ना कहीं हटना चाहता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पोस्ट अब्राहम अकॉर्ड भी आप समझिए इसके पीछे का पर्सपेक्टिव। अब्राहम अकॉर्ड आप सब जानते हो जिसकी वजह से इसराइल का जो रिलेशन है यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान, इन सब के साथ बेटर हुआ था। पहले तो ये कभी सोचा ही नहीं गया था कि यूएई जैसा देश जो है अरब कंट्री का कोई कंट्री वो आपका इसराइल के साथ कोई रिलेशन रखेगा, लेकिन वो हुआ। तो हेक्सागन जो है कुछ ना कुछ इसी आइडिया को फर्दर रिबिल्ड करता है। मतलब अरब नॉर्मलाइजेशन से बियॉन्ड जाकर जो मल्टी कॉन्टिनेंट स्ट्रैटेजिक जियोमेट्री है ना, जैसे एशिया, मिडिल ईस्ट, यहाँ पर ये मल्टी कॉन्टिनेंट आपको स्ट्रैटेजिक पार्ट देखने को मिलेगा इसराइल का। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें भारत कहाँ से फिट होता है इस हेक्सागन ऑफ अलायंसेस में। मैं आपको बता दूं, अभी 22 तारीख को जब इसराइल ऑफिशियली इसको अनाउंस कर रहा था तब उन्होंने स्पेसिफिकली भारत का नाम लिया। नेतन्याहू ने स्पेशली बोला कि भारत एक क्रूशियल नोड है इस पूरे स्ट्रक्चर का, हेक्सागन ऑफ अलायंसेस का। मतलब भारत के बिना मतलब ये नहीं है एक प्रकार से हेक्सागन ऑफ अलायंसेस। अब ऐसा क्यों है पहले समझिए। क्योंकि भारत का स्ट्रैटेजिक वेट बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, मेजर मिलिट्री पावर है भारत,
इकोनॉमिक इंजन तेजी से बढ़ रहा है, वेस्ट एशियन डिप्लोमेसी में काफ़ी एक्टिव है भारत, होता जा रहा है, आप देख ही रहे हो लगातार। तो अगर भारत इसके अंदर इंक्लूड होता है तो हेक्सागन ग्लोबल ये जो हम बात कर रहे हैं ना, हेक्सागन ऑफ अलायंसेस को, इसको लेजिटिमेसी मिल जाएगी। भारत जैसा इतना पॉपुलेटेड कंट्री जो है अगर सपोर्ट करता है, किसी अलायंस में जाता है, तो अपने आप में वो खबर बन जाती है। एंड इट गोज बियॉन्ड प्योरली मिडिल ईस्टर्न फ्रेमवर्क। मतलब आप समझिए कि अगर यहीं पर कंट्रीज आपस में अलायंस करते हैं मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं इसी के आसपास, तो वो बहुत ब्रॉडर नहीं होगा। अगर भारत इसके अंदर शामिल हो जाता है तो ये काफ़ी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिर इसके अलावा आप सब जानते ही ऑलरेडी भारत और इजराइल का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काफ़ी ज़्यादा डीप है। यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर ऑलरेडी कॉपरेट कर रहे हैं इजराइल के साथ, और पीएम मोदी और नेतन्याहू जो है स्ट्रॉन्ग पर्सनल डिप्लोमेटिक रेपो रखते ही हैं। एंड इंडिया इज़ वन ऑफ इजराइल्स लार्जेस्ट डिफेंस बायर्स। तो दैट इज़ वाई इजराइल चाहता है कि भारत इसका पार्ट बने। अच्छा, अब क्वेश्चन आपके मन में ये भी आएगा कि फिर इसके अलावा और कौन कौन से देश होंगे। देखो, इजराइल ने अभी तक ग्रीस, साइप्रस इसका नाम लिया है, और भी कुछ कोई देश हो सकते हैं, जैसे गल्फ स्टेट हो गया, कोई अफ्रीकन पार्टनर भी हो सकता है। तो ये आपके जो 6 कंट्रीज़ हैं, अब उसका एग्जैक्ट नाम अभी बताया नहीं गया, लेकिन आगे चलकर ये चीज़ें पता चलेंगी। और ये जो कंट्रीज़ हैं दे ऑलरेडी शेयर एनर्जी कोऑपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, ऐसा बताया जा रहा है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि फिर I2U2 क्या था। देखो, I2U2 जैसा ही है, ये सिमिलर आप कह सकते हो, क्योंकि I2U2 में ऑलरेडी आप देख सकते हो इंडिया, इजराइल, USA ये आपस में कनेक्ट करते हैं। लेकिन जो हेक्सागन हम बात करें ना, हेक्सागन ऑफ अलायंसेस, ये और ब्रॉडर आपको देखने को मिलेगा। पॉसिबली इसमें यूएस सेंट्रिक से थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश है, मतलब यूएस के साथ ना रहकर थोड़ा सा अलग हटकर करने की कोशिश है। ज़्यादा मेडिटेरेनियन या फिर मल्टी रीजनल टाइप का आपको अलायंस देखने को मिलेगा, और एक्सप्लिसिटली सिक्योरिटी फोकस्ड ये होने वाला है। अब क्वेश्चन ये है कि ये नेतन्याहू के लिए क्यों इतना पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। देखो, डोमेस्टिकली अगर आप देखोगे तो अगेन नेतन्याहू के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है कि आप इजराइल को आइसोलेट मत होने दो, आप यहाँ पर उसको काउंटर करो, जो स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन है उसके बियॉन्ड जाओ, कॉन्फ्लिक्ट के बियॉन्ड। मतलब अभी क्या है ना, इजराइल का पर्सपेक्टिव आप देखोगे दुनिया के नज़र में कहीं ना कहीं ऐसा है कि बस वो कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ है, कभी गाज़ा है, कभी गल्फ कंट्रीज़ हैं, कुछ वैसा ही सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो उससे थोड़ा सा बाहर निकलना चाहता है इजराइल, एंड दैट इज़ वाई नेतन्याहू इस तरह का अलायंस जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि थोड़ा सा एक ब्रीथर मिल सके इजराइल को, इजराइल के लोगों को लगे हाँ कुछ अच्छा हो रहा है इजराइल के पर्सपेक्टिव से। एंड जहाँ तक सवाल है भारत के लिए, क्योंकि देखो भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है, क्या भारत इसको फॉर्मली ज्वाइन करेगा? थोड़ा सा चांसेस कम लगता है, क्योंकि भारत की फॉरेन पॉलिसी ज़्यादातर आप देखोगे जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जैसी रही है, मल्टी अलाइनमेंट रही है, नॉन ब्लॉक डिप्लोमेसी रही है, और इससे हमें फ़ायदा भी मिल सकता है। मतलब हमारा डिफेंस कॉपरेशन और डीप हो सकता है इजराइल के साथ, वेस्ट एशिया फुटप्रिंट और मजबूत हो सकता है। जो IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर आप सुने ही होंगे, उसको एक वायबिलिटी मिल जाएगी, मेडिटेरेनियन सिक्योरिटी नेटवर्क का एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें कई खतरे हैं, जैसे कि हम ईरान के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अरब कंट्रीज जो हैं वो अगेन थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे भारत को लेकर। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। रशिया हो गया, ठीक है, रशिया के साथ भी हमें रिलेशंस मैनेज करना है, तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर। लेट्स सी आगे इसको लेकर होता क्या है। बट आई होप कि पीएम मोदी जी को विजिट को लेकर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, अब कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आएगा तो मैं इसको लेकर वीडियो बनाऊंगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर भारत और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027-28, हर एक बैच में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, बैच लेना हो, कुछ भी हो, तो ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।